लगातार हम बात करें कि किस तरह से पूरे एक तरह से मुल्क में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सबसे ज्यादा हालत खराब जो है वो बिहार में है, जहां अब तक 500 लोगों की जान चली गई। 1 करोड़ से ज्यादा लोग इसकी जद में आए हुए हैं। और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो वहां पर 100 लोगों की जान चली गई। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्से, केरला, ये तमाम जगहों पर बुरा हाल है, हाहाकार मचा हुआ है। लोग परेशान हैं, घरों में पानी घुसा हुआ है। हालात ये हैं कि लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकल रहे हैं तो घर में आफत है, बाहर भी आफत है और एक तरह का मिसमैनेजमेंट भी नजर आ रहा है। इस पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान लगातार मेरे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। महेश जी, देखिए, इंसान ने जो कुदरती चीजों के साथ जो किया है उसका तो भुगत ही रहा है, लेकिन लगातार आप ये देखें ग्लोबल वार्मिंग को लेकर एक तरह की जो चेतावनी जारी करनी चाहिए, जिस तरह से उसको लेकर प्लांटेशन होना चाहिए। जो एक्सट्रीम वेदर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, या तो एकदम से सूखा होता है या बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं, हवा चलती है तो तूफान आते हैं। इस तरह की चीजें साल दर साल बढ़ती ही जा रही हैं और लग ये रहा है कि इस तरफ उस तरह के कदम या उतनी तेजी से नहीं उठाए जा रहे हैं जितनी जरूरत है। ये एक और आपकी जानकारी के लिए मैं तो कोई मौसम विज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो राजनीति क्षेत्र से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन जो जानकारी है वो मुझे ज़रूर शेयर करना चाहिए। हम अगर 1963 या 64 की एक रिपोर्ट देखें तो उसमें लगभग 19,000 मिलीमीटर बारिश हुई और उस समय अतिवृष्टि उसको माना गया। देश में अगर अतिवृष्टि का कोई कारण सबसे बड़ा समझ में आया था तो 1963 में आया था, जिसमें कई जगह प्रलयकारी बाढ़ आया था। आज की डेट में 12,000 मिलीमीटर आपके पास बारिश हो रहा है देश में औसतन, और उसमें इस तरह के प्रलय और तांडव, और जहाँ पे इस तरह के आप बहुत अभी आप एक छोटी सी चर्चा कर रही थी माँ बेटी की, जो अपने बेटी की जान के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो इस तरह की मानवीय संवेदनाओं का भी सरोकार जो है कहीं ना कहीं हम समझ पाएं और उसको समझ के और उसको अच्छे से हम प्लानिंग कर पाएं। योजनाओं का देखिए, देश में योजनाएं बनी जरूर, लेकिन उसके क्रियान्वयन में जो है ध्यान नहीं दिया गया। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हमारा सबसे कमजोर रहा। इसकी वजह से क्या हुआ, और तीसरी जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि यही पानी, जो ये पानी आज दर्द है, ये हमारी दवा बन सकती थी। हमारे आज कई राज्य जो हैं सूखे के चपेट में हैं। इन्हीं पानी का हम आवश्यकता वहाँ इतनी ज़रूरत से ज़्यादा है कि अगर ये पानी वहाँ चली जाए तो वहाँ के लोगों के जीवन स्तर में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन हमने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। देश ऐसे हाथों में रहा जो इसके नाम पर आप समझ लीजिए कि अरबों खरबों का घोटाला हो गया, लेकिन इसके ऊपर कभी भी कुछ काम नहीं हुआ। आप देखिए, देश में जो है जल क्रांति, सिंचाई का जो एक व्यवस्था, परियोजनाओं का जिस तरह से नवीनीकरण होना चाहिए, वो जैसे आप डैम बन गए, आप सोचिए एक डैम बन गया, डैम आज बने हुए 50 साल हो गए, स्टेट गवर्नमेंट ने कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अब पहली बार जल शक्ति मंत्रालय ने डैम को लेकर एक परियोजना शुरू करी है कि हम हर डैम पे 3-3 महीने के ऊपर जो है उसका निरीक्षण करेंगे, उसका इंस्पेक्शन करेंगे। और सॉइल जो होता है उसकी एक क्षरण क्षमता होती है। अगर मान लीजिए एक सॉइल है, उसकी 30 से 40 साल तक उसमें स्ट्रेंथ होता है, उसके बाद उसकी क्षरण क्षमता जो है बिल्कुल कमजोर हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं डैम बनाने वालों को सोचना चाहिए था कि भाई 30 साल के बाद जो है ये मिट्टी अब इस लायक है नहीं कि ये पानी को रोक सके। तो ये कहीं मानवीय भूल है, कहीं एक प्रकार से समझ लीजिए कि शासकीय प्रशासकीय भूल है, और कहीं पे इंटेंशनली एक भ्रष्टाचार का जो है कि आप बिहार की सबसे ज्यादा खराब हालत जो है बिहार की है। बिहार में तो आपकी कितने सालों से आपकी हुकूमत है वहां पर। आप ये बताइए ना मुझे। नहीं, आप करेक्ट करिए। हमारी सरकार तो, हम तो अभी जुम्मे 7 दिन वाले लोग हैं वहाँ पे। अभी नीतीश जी के साथ हमारी सरकार बनी है, अब बनी है, पहले चलिए ऑन एंड ऑफ सही, चलिए आप ऑन एंड ऑफ सही, ऑन एंड ऑफ सही, आपकी सरकार उनके साथ रही है, आपके बिहार में उनके साथ सरकार रही है, ऑन एंड ऑफ सही। कुछ दिन के लिए आप गए थे उनके साथ, फिर से आपकी वापसी हो गई। आप उस छोटे से पार्ट को बता रहे हैं, लेकिन जो बड़ा पार्ट आपने उनके साथ किया उसको आप भूल रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप ये देखिए कि आज बाढ़ जैसे हालात हैं, अभी जब ये बारिश बंद होती है और उसके बाद जब इसमें बीमारियां पनपेंगी, और कहीं पर मगरमच्छ, कहीं पर जहरीले सांप भी देखने को मिल रहे हैं उसी पानी में, जब लोग उस पानी में कहीं ना कहीं से अपने लिए खाने की कुछ चीजें या कुछ किसी तरह का राहत का सामान लेने के लिए जा रहे हैं, तो वो भी हालात हैं। अब आप देखिए कि उसके बाद जो महामारी जैसे हालात पैदा होते हैं, उसके लिए आप देखिए कि हमारे अस्पताल तैयार है, क्योंकि बिहार की तस्वीर तो हमने देखी थी कि वहां पर क्या हुआ था। मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूं कि इन सब चीजों के लिए जो चीज
आज की डेट में बाढ़ का आना, पानी का शहर में घुसना, अब वो पानी कहाँ जाता है? शहर बढ़ा है, शहर क्या, कच्ची कॉलोनियां कटी, जितना शहर था उस शहर के 3 गुना शहर बन गया। अब उन जगहों पे, उन कस्बों में, उन नगरों में पानी आता है, वो पानी वहाँ कोई ऐसा ही है ही नहीं मैनेजमेंट। तो आप ये समझ लीजिए कि उन जगहों पे रहने का मतलब है कि खुले तौर पे खतरों को मोल लेना। अब इस चीज से कहीं ना कहीं सरकार तो वाकिफ है, लेकिन वो पॉलिटिकल प्रेशर में कॉलोनियां बन जाती हैं, सारी चीजें हो जाती हैं, वो बात अपनी अलग है। लेकिन जो आपने एक चिंता जताई कि निश्चित रूप से बाढ़ आने के बाद जो है सिर्फ बाढ़ तक ही ये प्रलय या नुकसान या खतरा नहीं रहता है। बाढ़ के बाद जाने के बाद जो तरह तरह की जानलेवा बीमारियां हैं, उनसे भी हमें उसका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। और देखिए, केंद्र सरकार का काम जो है, हमारी सरकार का जो काम है वो ये है कि इस तरह की कोई भी योजना सामने आए जिसमें कि कोई ऐसी चीज़ हमें बताई जाए और कही जाए, उस पर हम फौरी तौर पे अमल करें, फौरी तौर पे उसके लिए हम फंड उपलब्ध कराएं, फौरी तौर पे उसमें अगर हमारे पास कोई अच्छी तकनीक है, अच्छी कोई एक प्रशासनिक क्षमता के लोग हैं, उनको हम वहाँ तैनात करें। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमारा यहाँ अब तक मौसम विज्ञान जो है, जो कि अमूमन ये रहता था, देखिए आप समझिएगा कि चेरापूंजी और मानिस घाटा में जो है 90% बारिश होती है, जहाँ सबसे मतलब साल के जो है 10 महीने वहाँ बारिश होती है। तो हर एक स्टेट का एक फोरकास्ट जो है वो मौसम विज्ञान जो है अलग अलग बनाया हुआ है, रीजन अलग अलग उन लोगों ने तय किया हुआ है। तो मौसम विज्ञान आज की डेट में देश का हमारा ऐसा हो चुका है जिसके पास शायद वर्ल्ड में पहला ऐसा कंट्री है जिसके पास सुनामी की सूचना, भूकंप की सूचना एक्यूरेट होती है। ये लोग इतने मतलब अब सक्षम हो गए हैं, और हमने इनको और सक्षमता तब प्रदान की है कि जब हमारे सैटेलाइट जो है वो, आप देखिए स्पेस में हमारे पास इस समय 8 से 10 ऐसे सैटेलाइट हैं जो इन्हीं सब चीज़ों को मॉनिटर करके इनको फीडिंग करते रहते हैं। उसका नतीजा क्या होता है कि उड़ीसा में अब जैसे अभी प्रलय आया, हमने बचा लिया लाखों जान, लेकिन यही प्रलय आप पुराना देखिए तो पुराने टाइम में लाखों जानें चली जाती थी। इसी प्रकार से कई जगह हमने भूकंप की आशंका को ध्यान में रखते हुए अब वहां पे इनके माध्यम से हमने बचा लिया। तो ये जो प्राथमिकता की मैंने शुरू से बात करी कि देखिए, राष्ट्रीय आपदा जो है इसको रोकना हमारे आपके हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ इससे बचना, इससे बचाव करना ये हमारे आपके हाथ में जरूर है। उसमें अवेयरनेस भी चाहिए। जैसे मैंने कहा, आप देखिए 45 लाख तालाब और कुएं सूख गए, लगभग 25,000 से ऊपर सहायक नदियां जो कि आज की डेट में उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है कहीं। तो इस तरह के जो हम गड्ढे होते थे, जो वो होते थे, कुएं होते थे, ये हमारी बरसाती पानियों को अपने में ले लेते थे, तो वो पानी जो है नदियों में नहीं जाता था, तो उसकी वजह से नदी का जल स्तर बढ़ता नहीं था। तो अब आज के डेट में मैंने आपसे क्या कहा कि 19,000 मिलीमीटर पानी जब हुआ तो सबसे बड़ा 1963 में प्रलय देखा गया था बाढ़ का। आज 11-12 हजार में आप देखिए कैसी स्थिति बन गई है। तो ये मिसमैनेजमेंट आज का नहीं है, आप ये ध्यान रखिएगा। मिसमैनेजमेंट जो है एकदम से पैदा नहीं होता है, ये बरसों से जो बैकलॉग है, बरसों से इसके ऊपर जो आपने काम नहीं किया, उसका ये परिणाम कहीं आपको दिखाई देगा। बिल्कुल रत्नेश जी, आप ये देखें कि जब हम बात करते हैं उड़ीसा की, तो हम ये देखते हैं कि वहां पर भी बाढ़ आई और वहां पर भी उसी तरह के हालात बने, लेकिन जिस तरह से वहां पर चीजों को मैनेज किया गया और वहां की नवीन पटनायक सरकार ने जिस तरह से मैनेज किया, केंद्र सरकार देखिए दोनों की तरफ से किया गया। आप ये नहीं कह सकते कि वहां की रियासती हुकूमत ने कुछ किया ही नहीं। हमने अपने आवाम के लिए किया। देखिए, आपने रियासत की हुकूमत और जो सेंटर में ये तालमेल होता है, हमने जनता के लिए किया। ये तालमेल होता है कि जो मदद चाहिए होती है रियासती हुकूमत को, वो सेंटर से मिलती है, ठीक है, और वो आपने पूरी मदद वहां पर दी। लेकिन इसकी भी तारीफ होनी चाहिए कि वहां की सरकार ने बहुत अच्छे से उसका उपयोग किया। देखिए, इसमें एक बात यह है कि जो स्टेट मशीनरी होती है, जिस भी स्टेट, जाहिर सी बात है चूंकि कई बाढ़ जो आती है वो किसी स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट में ही आएगी या शहर में आएगी या किसी एक जियोग्राफी में आएगी, तो वहां के स्टेट की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती कि वो उसको रिस्पॉन्स दे और जो प्रिकॉशनरी स्टेप है उसको उठाए। जैसे आपने कहा
कि केंद्र का इतना अधिकार होता है कि उसको जितनी सहायता हो सकती है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या एनडीआरएफ की टीम हो, वो आर्मी हो, उसको वहां पहुंचाए। लेकिन उड़ीसा की जहां तक आपने बात की, इसके पहले जो तूफान आया था उसमें उसने बहुत, वहां की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था और उसके इफेक्ट को बहुत कम किया था, बहुत कम लोग मारे गए थे। तो मैंने जैसे पहले कहा कि 3 स्टेजेस होती हैं इसकी, कि एक तो पहले हम अपने रिसोर्सेज को मैनेज करें, अपने प्रबंधन को अच्छा करें, कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि ये डिजास्टर से आप बच नहीं सकते जी। क्योंकि आज हम ऐसे मुहाने पे खड़े हैं जहां नासा ने खुद एक क्लेम किया है कि ह्यूमन बीइंग को सिर्फ 200 या 300 साल अभी और टाइम है, अगर वो सुधार नहीं करता, वो अगर इसी तरह प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता रहा। आपने देखा केदारनाथ में कितनी बड़ी आपदा आई थी, वही पहाड़ों में स्खलन की वजह से आई थी। आप देखिए पेड़ काटे जा रहे हैं, आप देखिए जमीनें जो खेती की हैं, जो जंगल की जमीनें हैं, उनको अवैध कब्जा किया जा रहा है। तो इस तरह की जब तक हम प्रकृति पे, अपने नेचर पे अटैक करते रहेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। तो इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा कि आखिर में संकट हमारी और हमारी आने वाली जनरेशंस पे आएगा। तो ये 3 जो स्टेजेस हैं कि एक तो हम अपना प्रबंधन अच्छा रखें, हम उसी में हम अवेयरनेस का काम भी करते हैं कि लोगों को तैयार करें कि हम जिस चीज से बच नहीं सकते, प्राकृतिक आपदा से, हम नेचुरल डिजास्टर से बच नहीं सकते, उनसे बचने के लिए जब उनका वो आ जाए तो उनसे बचने के लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं, और उसके दौरान जो हमारी मशीनरी है वो क्या कर सकती है इफेक्टिवली। और जब जैसा आपने कहा कि जब ये इनका धीरे धीरे कम होगी और बीमारियां फैलेंगी। एक चीज से आप भी जो मैंने एक बात इसमें जोड़ी थी, शायद आपको भी, चूंकि आप प्रोफेसर हैं और आपको जानकारी भी बहुत सारी होगी। जैसे मैंने आपको एक बात कही कि एक ईंट हम जब बनाते हैं या एक रॉड हम जब मकान में लगाते हैं तो उसकी भी एक कोई सहन शक्ति होगी, उसकी भी एक बिल्कुल नहीं सही तो उसी तरह से डैम जो बनाया गया हमारे यहाँ, डैम में मिट्टी का प्रयोग 95% होता है, बाकी 5% और एलिमेंट्स उसमें होते हैं। तो मिट्टी की जो क्षरण शक्ति है, उसमें पानी का मतलब जिस तरह से पानी उससे टकराती है फिर वो वापस आती है, तो उसकी जो मतलब रेसिस्टेंस पावर है, जो उसकी रोकने की क्षमता है, वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। देखिए एक चीज मैं इसमें ऐड करूंगा, अब आपको एक और आपको बताऊं, अब ये डैम जो है ना, अब ये डैम, कुछ डैम ऐसे हैं जैसे कि आपको मैं बताऊं आज भी वो अजर अमर की तरह है। अब वो पूछिए उसको किसने ठीक किया? उन डैमों पर क्या हुआ कि पेड़ लगाए गए और वो पेड़ क्या किए कि उन डैमों को जकड़ दिए। उन मिट्टियों को ताकत उन पेड़ों से मिलती है। अब ऐसी व्यवस्था जो है, इस तरह की सोच, इस तरह की प्लानिंग, इस तरह का प्रोजेक्शंस हमारे यहाँ किसी भी राज्य सरकार ने आज तक तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि अब सरकार बदल गई है, अब आपका दूसरा टर्म है, तो आप ये कह रहे हैं कि अनऑथराइज कॉलोनीज अब किसी भी तरह से वो बसेंगी नहीं, जिसका इल्जाम आप पिछली सरकारों पे लगा रहे हैं, या फिर जिस तरह से लगातार नवीनीकरण की वजह से जो जंगल काटे जा रहे हैं, जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जहां पर बस्तियां बसाई जा रही हैं, अब वो सब नहीं होगा? देखिए ये एक तो चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये मोदी सरकार में जो हमारे लिमिटेशन की बात है, जो केंद्र सरकार की लिमिटेशन की बात है, पहली बात तो कि अनऑथराइज कॉलोनी का जो एक देखने का काम होता है वो राज्य सरकार की परिधि में आता है, वो केंद्र सरकार की परिधि में आता ही नहीं है। तो हमारा जो काम है वो नहीं, तो अब तो ज्यादातर स्टेट्स में आपकी हुकूमत है ना। बुशरा जी, हमारा काम क्या है कि जो अभी हमने 100 स्मार्ट सिटी बनाने का संकल्प लिया है, उसके साथ हम कम से कम 1000 और स्मार्ट सिटी हम बनाएं। उस 1000 स्मार्ट सिटी में ये सब चीजें जो आपकी चिंता है उसका रिड्रेसल हो रहा है। उसमें जैसे सीवर मैनेजमेंट अच्छा हो जाए, वाटर मैनेजमेंट अच्छा हो जाए, गैस कनेक्शन प्रॉपर हो, लिस्ट जारी की कि कितने स्मार्ट सिटीज जो हैं वो अब तक बन चुके हैं, और वहां पर जो आपने काम किया, जिसके अभी आप बात कर रहे हैं कि और 1000 और, जो मतलब 100 पहले थे और अब 1000 और आपकी बात कर रहे हैं, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि वहां पर जो स्मार्ट सिटीज की पहली बात तो लिस्ट, और जहां ये बन गए हैं स्मार्ट सिटी जो आपने डिक्लेयर कर दिए हैं, वहां पर इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है? हाँ, मैं आपको उसी में आपको एक दो चीजें, जैसे आप इंदौर ले लीजिए, इंदौर हो गया, जबलपुर आप लीजिए, नर्मदा वहां से निकलती हैं, स्मार्ट सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। अब आप वहां मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार थी,
जबलपुर में हमने जब वो काम लिया तो सबसे पहले हमने यही कोशिश करी कि नर्मदा को जो चीज़ सबसे ज़्यादा बाढ़ के लिए मतलब उद्वेलित करता है, नर्मदा में बाढ़ का कारण जो सबसे बड़ा कारक था वो था कि शहर का जितने लिक्विड वेस्टेज थे वो उसमें डाल दिए जाते थे किसी न किसी तरह से, किसी न किसी चोरी छुपे या कोई भी। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि उस चीज़ को हमने रोका। इसी प्रकार से स्मार्ट सिटी का लाभ, जैसे अब मान लीजिए फरीदाबाद है, जहाँ फरीदाबाद में जमुना नदी फरीदाबाद के साथ निकलती है, लेकिन जमुना में चूंकि बाढ़ का कभी प्रकोप न सुनाई देता है, जमुना को ऐसे ही सूखा घोषित किया हुआ पानी जो लोकल शहर का पानी है वो वहाँ जाता है। तो इस तरह की नदियाँ जो हैं उनको किस तरह से इन नदियों में बाढ़ के आने का कारण या इन नदियों से नुकसान ना हो, ये नदी जो है हमारी जीवन रक्षक है, तो ये जीवन देती है, जीवन लेती नहीं है। तो इन नदियों को जब हम इन नदियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, तभी ये जाके हमारे ऊपर इनका इस तरह का प्रहार होता है। मैं ऐड करूंगा इसमें कि जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे हमें डिजास्टर के खतरे बने होते हैं, कई सारे लगभग मैं कहता हूं कि 30 to 40% जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उनको रोकता है वो अभी भी एज ओल्ड है। एक ये जरूरत है कि उनका पुनरावलोकन किया जाए, एक मॉनिटरिंग एजेंसी बनाई जाए जो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो इन प्राकृतिक साहब इस देश में मास्टर प्लान, सुनिए, मास्टर प्लान मोदी गवर्नमेंट लेकर आई। नहीं सर, वो मैं नहीं कह रहा। आप देखिए इस देश में टाउन प्लानिंग जो है, अब शहरीकरण, अर्बनाइज, सुनिए, अर्बनाइज, मैं जो कह रहा हूँ वो शहरीकृत योजना, शहरी, देखिए ठीक है, वो आप शहर कस्बे की बात अगर आप कर रहे हैं, इस देश में आपको मालूम है कि कितनी कच्ची कॉलोनियां बनी। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है, मैं उस पे नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इसी चीज की जरूरत है कि एक मॉनिटरिंग एजेंसी हो और उन इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नेचुरल डिजास्टर से हमें बचा सकते हैं उनको हम उनका पुनरुद्धार करें, पुनर्निर्माण करें। रत्नेश जी, ये फेडरल सिस्टम है, इस फेडरल सिस्टम में सुनिए, इस फेडरल सिस्टम में हम इतना नहीं करते हैं। आपको सुन लीजिए कि सीबीआई अगर जाती है ना किसी राज्य में कि हमें इस अपराधी को पकड़ना है, तो सबसे पहले उसके पुलिस स्टेशन में जाके हमें बात करनी होती है। यहाँ तो सारी इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकार के थ्रू होना है। राज्य सरकार में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको सक्षम बनाने की। आपसे फिर सवाल पूछेगा ना कोई कि अभी जहां पर, चलिए छोड़ दीजिए कहां आपकी सरकार कहां नहीं, लेकिन अभी जितने राज्यों की मैं बात करूं उसमें से 90% राज्य तो आप रूल कर रहे हैं। हाँ, हम तो कह रहे हैं कि आज हमारे पास 90% है, लेकिन क्या 90% राज्यों में जहां हम रूल कर रहे हैं वहां जो ये समस्या पैदा की गई है, ये हमारी समस्या पैदा की गई है। हम तो उस समस्याओं के निदान के लिए अब आए हैं और उसको आप देखिएगा कि थोड़े समय के बाद उसका समाधान आपको दिखाई देते हुए मिलेगा। हम समाधान के लिए आए हैं और जो पिछली सरकारें थी वो समस्या पैदा करने के लिए आई थी। समस्या पैदा करने से मेरा मतलब है कि उनको इसी नाम पर उन्होंने भ्रष्टाचार किया, पैसा किया, और उसका परिणाम आपको मैं बताऊं, आपको सुन के हैरानी होगी कि इस देश में सिंचाई कांड हुआ जब केदार पांडे थे। उस समय इंदिरा गांधी थी, उनको हटाया गया, सिंचाई मंत्री हुआ करते थे इस देश के, और उनको इसी बात के लिए हटाया गया कि वो एक सिंचाई कांड हुआ, और वो सिंचाई कांड का पैसा जो है उस चक्कर में जो है उनको, रेल मंत्री थे फिर सिंचाई मंत्री उनको बनाया गया, सिंचाई मंत्री से फिर उनको हटा दिया गया। तो आप इस देश में इसके नाम पर जो भ्रष्टाचार होता रहा, जो ये इस तरह के गलत काम होते रहे, वो मोदी सरकार में मैं आपको एक चीज आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपको ये जो कमतर बारिश हो रही है, जो 6000 मिलीलीटर बारिश कम हो रही है, उसके बावजूद भी इस तरह के प्रलय हम देख रहे हैं, ये आपको शायद 2-3 साल में दिखाई न दे, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं। आप ही बताइए, अभी तक तो राष्ट्रीय आपदा भी इसको घोषित नहीं किया गया है। आप ये देखें ना, तो क्यों आप ये देखें कि और क्या चाहिए उसके, आप ये देखें ना कि कितना बुरा हाल है। राष्ट्रीय आपदा का एक पैरामीटर होता है मिश्रा जी। राष्ट्रीय आपदा आप इस तरह से घोषित नहीं कर सकती हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये बाढ़ है, अब इस बाढ़ का स्थिति ये हो गई कि आप वहां पे देख रहे हैं कि इतनी बड़ी आबादी जहां पे प्रभावित हुई और वहां कोई रेस्क्यू समझ में नहीं आ रहा है प्रशासन को, और प्रशासन जो है, राज्य सरकार ये कहता है कि साहब महेश जी 1 करोड़ से ज्यादा लोग बिहार में इससे प्रभावित है, 1 करोड़ से ज्यादा लोग। आप ये देखिए, सिर्फ बाढ़ से 1 करोड़ से ज्यादा लोग इससे मुतासिर हैं। ये मैं अभी फिर आपसे कह रहा हूं कि ये राज्य सरकार की
ये जो आप बता रही हैं ये राज्य सरकार का काम है, ये उनका अधिकार क्षेत्र है। डायरेक्शन तो आप देखिए, जब आप उड़ीसा की बात करते हैं तो आप जमीन पे नहीं, केंद्र सरकार जमीन पे काम नहीं करती है। केंद्र सरकार की बात करते हैं तो आप कहते हैं केंद्र सरकार को आप फौरन ले आते हैं, लेकिन जब हम उन राज्यों की बात करते हैं जहां पर आपकी हुकूमत है तो आप कहते हैं कि वहां पर स्टेट जाने। नहीं, हम अभी भी कह रहे हैं स्टेट का मतलब ये नहीं होता है, आप स्टेट का मतलब सिर्फ मुख्यमंत्री को मत समझिए। स्टेट का मतलब है कि वहाँ प्रशासनिक जो अमला जमला है सबका उसमें भूमिका होती है, सबका उसमें भागीदारी होती है, सबके सहयोग से वो काम होता है। तो अपनी ड्यूटी समझ के हर एक आदमी इस चीज़ को समझे कि प्राकृतिक आपदा जो है वो सिर्फ उसी को नहीं, कोई अगर वहाँ डीएम है तो कल को अगर बारिश हुई और बारिश की वजह से कोई प्रलय हुआ तो बारिश जो है वो डीएम के बेटा और बेटी को समझ के छोड़ देगा क्या? वो तो जो भी होगा उसको लील जाएगा। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये मानवीय संवेदना, ये किसी पार्टी जो आसपास के निचले इलाकों में जो गरीब रह रहे होते हैं ज्यादातर फंसते तो वही हैं, क्योंकि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, ऊंची बिल्डिंगों में रहते हैं वो किसी ना किसी तरह से अपना रेस्क्यू कर ही लेते हैं। आपको एक बात बताऊं पुष्रा जी, गरीब की जो बात आप कह रही है ना कि गरीब आदमी, ये जो आप कह रही हैं औसत जो मध्यम दर्जे के लोग हैं, अपर मिडिल क्लास कह लीजिए, ये सबसे ज्यादा दुर्गति इनकी होती है, क्योंकि ये ऐसे मकान में जाते हैं जो कि कच्चे वरवरे मकान होते हैं जो इन बारिशों में टूट के गिरते हैं और उसमें मौत होती है। ऐड करूंगा, झुग्गी झोपड़ी में बैठने वाले लोग जो है या झुग्गियों में रहने वाले लोग जो है ना, वो तो जैसे ही ये बाढ़ का पानी आता है उनकी झुग्गी पहले दिन गिर जाती है और वो अपना उठते हैं और कहीं अपना ठिकाना बना लेते हैं। बातें कर रहे हैं आप महेश जी, आप जो खेती बाड़ी करने वाले जो किसान, वही मैं बात कर रहा हूँ, वही बात वहाँ सुनिए आप खत्म हो जाते हैं। गरीब की आप बात की जी, अब आ जाइए आप किसान के ऊपर। गरीब किसान की बात कर रही हूं। गरीब किसान जो है, पहली बात तो ये मैं आपको बताऊं कि देखिए किसान की जो आज भी प्राथमिकता होती है वो पानी से बहुत कमोवेश, मतलब उसका लगाव ऐसा होता है पानी से कि वो पानी में रहता है और पानी ही उसकी जिंदगी हो जाती है, क्योंकि पानी के बगैर उसका कोई भी काम नहीं चलना है, पानी से हर चीज उसका चलता है। तो आप अगर ये कह रही हैं कि वो पानी को ये समझ के कि भाई हम पानी में रहेंगे नहीं, आपको मैं बताऊं कि हम लोग भी गाँव खलियान के खेत खलियान और गांव से हम लोग संबंध रखने वाले लोग हैं। हमने गांवों में जो है कमर कमर भर पानी में चलते थे, बगल से सांप निकल रहा है, मेढक निकल रहे हैं, मछली निकल रही है। तो ऐसा नहीं है कि उस चीज को कोई आदमी, हिंदुस्तान का आदमी पहली बार फेस कर रहा हो या पहली बार उस चीज को देख रहा हो और उसके लिए हम तो क्या आदत डाल लें? नहीं, आदत मत डालिए। अरे आदत की बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी जो है ये व्यवस्था ऐसी है, ये ऐसी संरचना है जिसमें 80% जो है इस देश की आबादी जो है उस तरह की चीजों में रह रही है। उस 80% आबादी को आप रातों रात में चाहोगे कि उसका काया पलट हो जाए, तो यह संभव नहीं है। हाँ, उसके लिए आपका ये जो कंसर्न है, जो चिंता है, ये वाजिब है, जायज है और उसके बारे में भारत सरकार की प्लानिंग जो है बहुत उम्दा है और आने वाले समय में आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा। ठीक है रत्नेश जी, मुझे बताइए कि क्या ऐसा हो गया है कि एक तरह की आदत डाल ली गई, हर साल इस तरह की खबरें हमें सुनाई देती हैं, बाढ़ यहाँ पर आई हुई है, इतने जिलों में आई हुई है, इतने स्टेट में आई हुई है, आती है और फिर उसके बाद उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं और फिर अगले साल फिर उसी तरह की कंडीशन बन रही होती है। ऐसा लगता है कि बेशर्म से हो गए हैं हम। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं ताल्लुक रखता हूं आपसे। देखिए हैबिचुअल तो हो ही गए। मैं खुद जब से मैंने अपने को सोचना समझना अपने आसपास शुरू किया है पिछले 30-35 सालों से, देखिए जब तक चीजों को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा और उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, ये बाढ़ के हालात एक 15 दिन बाद 20 दिन बाद खत्म हो जाएंगे, फिर हम उसी ढर्रे पे आ जाएंगे। जो बीमारियां फैलेंगी हम उनसे किसी तरह लड़ लेंगे। तो ये चीजें जो है हैबिचुअल होने की, ये तब तक नहीं सुधरेंगी जब हम इसके लिए प्रोएक्टिव नहीं होंगे, जब तक इसको इमरजेंसी नहीं समझा जाएगा, नहीं होंगे, जब तक ये नहीं समझा जाएगा कि ये जाने में उतनी अहमियत रखती है जितनी किसी और की। बाढ़ जैसी हालात, एक चीज और मैं ऐड कर दूं। एक सेकंड आपने बोल लिया, बाढ़ जैसे आज जो आप लोगों ने मीडिया जो आपने जी सलाम ने इसकी शुरुआत करी है ना जी, मैं आपको बताऊं कभी स्वच्छता इस देश में सबसे
मतलब नीचे के सोच बनती थी। स्वच्छता का मतलब था कि कुछ चंद लोग जो है स्वच्छता के लिए जिम्मेवार हैं, उसके अलावा कोई जिम्मेवार नहीं है। हम और आप सोचते ही नहीं थे कि स्वच्छता हमारी कोई प्रायोरिटी है। लेकिन मजेदार बात देखिए कि स्वच्छता आज इस देश में हमारे आपके बच्चे कहते हैं मम्मी पापा आप उठा के मत फेंकिए। आज यही चीज आप दोनों को रोकना पड़ रहा है, सलाम जो है आज ये प्रयास जो किया है इसको जो है हम सलाम करते हैं। कंट्रोल करना पड़ेगा, जो नेचुरल डिजास्टर के सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए। और इसी के साथ हमारी आज की इस चर्चा में बस इतना ही।